जो है उसको जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर पोस्ट स्टॉकिंग के दौरान मैनेजमेंट क्या करना है, ठीक है। स्टॉकिंग मैनेजमेंट जो है आपका, नर्सरी रियरिंग एंड स्टॉकिंग पॉन्ड आर स्टॉक विथ स्पॉन फ्राई फिंगरलिंग, यानी कि आपका नर्सरी में जो है, आपका नर्सरी पॉन्ड में जनरली हम स्पॉन को जो है स्टॉक करते हैं और उसको फ्राई तक बड़ा करते हैं। रियरिंग पॉन्ड में क्या करते हैं, फ्राई को डालते हैं, फिंगरलिंग साइज तक लेके आते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड में जो है फिंगरलिंग साइज के जो है फिशेस को छोड़ते हैं, डालते हैं, और उसको टेबल साइज या मार्केटेबल साइज जो कहते हैं, या एडल्ट साइज जो कहते हैं, वहां तक लाके उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्ट करके सेल करते हैं। दे नीड टू बी एक्लेमेटाइज इन पॉन्ड बिफोर स्टॉकिंग। आपको जो है कहीं से भी आप लेके आते हो, कहीं से स्पॉन लेके आते हो, क्योंकि जनरली स्पॉन जिसको हम जीरा बोलते हैं ना, वो कम रेट में मिल जाता है, तो जनरली फार्मर्स जो है स्पॉन ही डाल करके पहले जो है उसको फ्राई फिंगरलिंग तक लेके आते हैं। फ्राई फिंगरलिंग उनको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए ज्यादातर फार्मर्स स्पॉन लेके आते हैं। तो आपको चाहे वो स्पॉन लेके आओ, फ्राई लेके आओ, फिंगरलिंग लेके आओ, आप चाहे पॉन्ड से पकड़ के लेके आ रहे हो, दूसरे पॉन्ड से या रिवर से लेके आ रहे हो, या किसी फार्मर्स कमर्शियल फार्मर्स के पास से लेके आ रहे हो, ठीक है, जहां से भी उसको लेके आ रहे हो, सबसे पहले उसको एक्लेमेटाइज करना है। उसको पहले वहां की स्थिति में लाने के लिए, एक्लेमेटाइज करने के लिए, मतलब स्टॉक करने से पहले उसको एक्लेमेटाइज करना है, ताकि वो जो जहां से वो लेके आ रहे हो, ठीक है, उसको जब भी लेके आते हैं, पहले था कि हांडी वांडी में लेकर के, अल्युमिनियम की हांडी होती थी या मिट्टी की हांडी होती थी, उसमें फिशेस को लेकर के आते थे। लेकिन अब पॉली बैग का जमाना है, क्योंकि वो लाइट वेट भी है, और उसमें ऑक्सीजन डाल करके उसमें जो है थोड़ा सा पानी एंड मैक्सिमम जो होता है आपका वाटर, उसमें वहां जहां से वो कल्चर कर रहा है, जिस जगह पे वो कल्चर, वहां का पानी रहता है प्लस ऑक्सीजन रहता है पॉली बैग में, ठीक है। और आपका जो है उस पॉली बैग के थ्रू जो है उसको दूसरी जगह भेजा जाता है। तो वो जो है वहां का पानी का टेम्परेचर, यानी पॉली बैग में जो पानी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसका जो वाटर कंडीशन है, वाटर क्वालिटी है उसमें, और जहां वो छोड़ने वाला है वहां वहां के टेम्परेचर में, दोनों में बहुत वेरिएशन रहता है। तो इसलिए जब तक वो इक्वलाइज ना हो जाए, तब तक जो कहते हैं हम उसको नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उसको एक्लेमेटाइज करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इमीडिएटली उस पॉली बैग को ओपन करके जो है तुम्हारा पॉन्ड में अगर छोड़ देंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो टेम्परेचर शॉक से मर जाता है। आप बहुत सारे ऐसे फार्मर्स जो है इस चीज को गौर नहीं करते, तुरंत लेके आए, पॉली बैग ओपन किया, मछली को डाल दिया, तो उससे क्या होता है, कुछ समय बाद मछली ऊपर मरी मरी हुई फ्लोट करते हुए नजर आती है। तो इसलिए उसको एक्लेमेटाइज करना है, तभी जाके उसको छोड़ना है, ताकि वो जो है वाटर क्वालिटी या वाटर टेम्परेचर में जो भी वेरिएशन है उसकी वजह से वो स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है ऑलरेडी स्ट्रेस में रहती है। फिर से उसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स यानी टेम्परेचर वगैरह में वेरिएशन होने की वजह से वो फर्दर स्ट्रेस में आके फिर वो शॉक से मर जाती है, ठीक है। इसलिए, और उस वजह से सर्वाइबिलिटी लेस रहती है, तो इसलिए एक्लेमेटाइज करना बहुत जरूरी है। जनरली मोनोकल्चर इज फॉलोड इन नर्सरी एंड रियरिंग। मोनोकल्चर मतलब हो गया कि एक सिंगल मैम, टाइप की, हाँ बोलो। ये एक्लामेटाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको नॉर्मल में जहाँ पे एक्लेमेटाइज करने स्टॉकिंग के लिए, हाँ, करनी। एक्लेमेटाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, पॉली बैग को कम से कम 15 से 20 मिनट, या फिर कह लो आधे घंटे के लिए, कम से कम तो आपका 15 से 20 मिनट जो होता है ना पॉली बैग को, एज सच उसी पॉन्ड में जिसमें आप मछली छोड़ने वाले हो ना, उसी पॉन्ड में एज सच उसका माउथ ओपन नहीं करते पॉली बैग का, एज सच वो बंधा हुआ ही रहता है, उसको एज सच यस मैम। 15 से 20 मिनट उसी पॉन्ड में छोड़ देते हैं, ताकि जो है पॉली बैग का वाटर टेम्परेचर और जिस पॉन्ड में छोड़ने वाला है उसका वाटर टेम्परेचर जो है उस दोनों का इक्वलाइज हो जाए। 1 डिग्री का अगर यस डिफरेंस मैम। भी रहेगा तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो जाए तब जाकर के 15-20 मिनट के अंदर वो हो जाता है। उसके बाद उसका माउथ को ओपन करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, झुकाते हैं, जिससे क्या होता है उस पॉन्ड का पानी जो है पॉली बैग के अंदर धीरे धीरे आने लगता है। और वो जैसे पानी अंदर आने लगता है, मछली जो है खुद ब खुद अपने आप वो पॉन्ड के तरफ जाती है, उसको जबरदस्ती ढकेलना नहीं है, वो खुद ब खुद जाएगी। जैसे जैसे आप पानी उसमें मिलता जाएगा, पॉन्ड का ज्यादा ज्यादा पानी अंदर जाता जाएगा पॉली बैग में, वो धीरे धीरे क्या है वो पॉन्ड की तरफ बाहर निकलेगी। तो ये एक सही तरीका है, ठीक है।
स्टॉकिंग करने का भी आगे बताऊंगी, स्टॉकिंग करने का भी टाइम है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी स्टॉक कर दें। जनरली कहा जाता है सुबह का टाइम या शाम का टाइम, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो रहता है बहुत ही मतलब वाटर टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। क्योंकि अगर आप दोपहर में स्टॉक करोगे उसमें बहुत ही धूप होती है, सनलाइट से टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ही होता है, तो ऑलरेडी वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्ट्रेस में है, और अगर आपने ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में उसको छोड़ा तो फिर से मॉर्टेलिटी होने लगती है, मछली जो है मरने लगती है। इसलिए सुबह का टाइम या इवनिंग का टाइम सबसे अच्छा, तो ऐसे कहा जाता है सुबह का टाइम होता है, बट इवनिंग का टाइम भी कई बार जो होता है सही रहता है। तो सुबह या शाम के समय स्टॉक करना चाहिए, ठीक है, जब वेदर जो है सही रहे, ठीक है, काम रहे थोड़ा। जनरली मोनोकल्चर क्या हो गया, मोनोकल्चर हो गया कि सेम प्रजाति सेम स्पीशीज का कल्चर करना, ठीक है। नर्सरी और रियरिंग पॉन्ड का डेप्थ बहुत कम होता है, तो इसलिए वो सिंगल स्पीशीज हम कल्चर करते हैं। अगर पॉलीकल्चर करना होता है ना, कार्प के साथ बहुत सारे कार्प जैसे कटला, रोहू, मृगल को तीनों को एक साथ कल्चर करना है, उसको पॉलीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे नॉट ओनली कि आईएमसी मतलब कटला, रोहू, मृगल ही नहीं, इसके अलावा चाहे श्रिम्प कल्चर भी कर सकते हो फिशेस के साथ में, और भी कल्चर कर सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट कल्चर एंड पॉलीकल्चर। कंपोजिट कल्चर में हम सिर्फ कार्प का जो है कॉम्बिनेशन रखते हैं, डिफरेंट कार्प स्पीशीज रखते हैं, कटला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, इसका कॉम्बिनेशन रखते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीकल्चर में हम फिशेस के साथ अदर जो है श्रिम्प कल्चर कर सकते हैं, क्लैम्प कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीकल्चर मतलब आपका एक्वेटिक स्पीशीज ही होगा, लेकिन वो फिश के साथ अलग भी हो सकता है, क्रस्टेशियन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीकल्चर जो है जनरली हम जो है ग्रो आउट पॉन्ड जो होता है उसमें करते हैं, क्योंकि उसका डेप्थ भी बहुत ज्यादा होता है, नर्सरी रियरिंग का कम होता है, तो इसलिए नर्सरी रियरिंग में हम जनरली मोनोकल्चर ही करते हैं। और ग्रो आउट में पॉलीकल्चर या आप मोनोकल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलीकल्चर ग्रो आउट में ही होता है, ठीक है। When rearing space is limited, polyculture is also followed in the rearing pond. अगर आपके पास rearing जो space है वो थोड़ा limited है, तो आप जो है rearing pond मतलब आपके पास इतना जगह नहीं है, तो आप कभी कभी जो है मतलब आपके पास grow out का उतना ये नहीं है, scope नहीं है, आपके पास rearing है, तो rearing में भी आप कर सकते हो, लेकिन generally recommendable है कि grow out pond में polyculture किया जाता है, क्योंकि इसका depth भी अच्छा है, ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रो आउट कल्चर ऑफ कार्निवोरस इज डन इन मोनोकल्चर। अगर आप जो है कार्निवोरस स्पीशीज को कर रहे हो तो उसको हमेशा जो है मोनोकल्चर के साथ करो, मतलब सिंगल स्पीशीज कल्चर करो, क्योंकि पॉलीकल्चर उसका पॉसिबल नहीं है, वो अदर स्पीशीज को हार्म करेगी। तो जनरली जो कार्निवोरस स्पीशीज हैं, जैसे आपका चाना हो गया, मागुर हो गया, ये सब जनरली जो है आपका मोनोकल्चर ही किया जाता है, ठीक है। जो अदर, ताकि अदर अगर आप करोगे उसके साथ में तो उसको वो नुकसान पहुंचाएगी, खा जाएगी या हार्म करेगी, इंजरी पहुंचाएगी, ठीक है, इसलिए उनका मोनोकल्चर ही जो है किया जाता है। एक मिनट, जस्ट सेकंड। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? आहूजा पासवान? कौन आहूजा पासवान? हाँ, अरे हम वहाँ किशनगंज में भी नहीं है। आप किसी और को फोन कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ पे नहीं हैं, तो आप किसी और को फोन कीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक। हाँ, तो स्टॉकिंग मैनेजमेंट, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब स्टॉकिंग मैनेजमेंट के दौरान दूसरी जो बात ध्यान में देने लायक है वो है स्टॉकिंग डेंसिटी। आप कितना नंबर छोड़ोगे, कितना साइज है, इस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। द स्टॉकिंग डेंसिटी फॉलोड वैरी अकॉर्डिंगली टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्टॉकिंग डेंसिटी जो है आपका, पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप जो स्पीशीज स्टॉक कर रहे हो वो किस साइज की है, उस हिसाब से नंबर जो है घटता बढ़ता है, कितना आपको जो है नंबर छोड़ना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है
स्टॉकिंग डेंसिटी जिन पे निर्भर करती है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपका किस हद तक मैनेजमेंट आप कर पा रहे हो, उस हिसाब से जितना अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी जो है इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत कम है, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? जैसे आपका क्या है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है कम है तो स्टॉकिंग डेंसिटी भी आपको कम रखनी होगी। अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हाई है तो आप स्टॉकिंग डेंसिटी है बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्प जो है, कार्प का जो स्पॉन साइज है, अगर हम अर्दिन नर्सरी में उसको छोड़ते हैं तो स्टॉकिंग डेंसिटी कहा जाता है 300 से 500 नंबर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से छोड़ना चाहिए। लेकिन वही अगर हम सीमेंटेड टैंक में छोड़ते हैं तो 1000 से 2000 जो है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम जो है स्टॉक कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है पॉन्ड के कंपैरिजन में सीमेंट टैंक में जो है मैनेजमेंट वाटर क्वालिटी का एवरीथिंग जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कह सकते हो वो हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सीमेंटेड टैंक में कंपेयर टू पॉन्ड। ठीक है, रेयरिंग पॉन्ड्स जो है आपका जनरली जो कार्प फ्राई उसमें स्टॉक करते हैं 20 to 30 नंबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जबकि कार्प जो है ग्रो आउट पॉन्ड में हम 5000 से 1000 नंबर पर हेक्टेयर कर सकते हैं जब हम पॉलीकल्चर कर रहे हैं। तो आप किस टाइप का कल्चर कर रहे हैं, मोनोकल्चर कर रहे हैं या पॉलीकल्चर कर रहे हैं, आप रियरिंग पॉन्ड में कर रहे हैं या ग्रो आउट पॉन्ड में कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे जो है स्टॉकिंग डेंसिटी निर्भर करती है। इवन आप किस साइज में छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रियरिंग पॉन्ड में छोड़ रहे हैं तो आप फिंगरलिंग साइज छोड़ रहे होंगे, ग्रो आउट में छोड़ रहे हैं तो आप जो है सॉरी फ्राई साइज में आप रेयरिंग में छोड़ रहे होंगे तो आप फ्राई साइज को छोड़ रहे होंगे, स्टॉक कर रहे होंगे, ग्रो आउट में आप फिंगरलिंग साइज को कर रहे हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि स्टॉकिंग डेंसिटी वैरी करती है और उस हिसाब से करना भी चाहिए। ठीक है, स्टॉकिंग हैज टू बी डन इन, हाँ बोलो मैम। पिछले वाले स्लाइड में 5000 to 1000 लिखा है, 10,000। ये हाँ सॉरी ये 10,000 होगा, ये ना ये एरर हो गया है, इसमें एक और जीरो लगेगा, 10,000 5,000 से 10,000 होगा, ये यहाँ पे ना टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। जो स्टॉकिंग मैनेजमेंट जो है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉकिंग जब भी करेंगे तो दैट शुड बी द 5000 इज द इनिशियल नंबर एंड हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरह लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे 1000 to 2000 किया, 300 to 500, तो इट विल बी 5000 to 10,000। ओके, नाउ जो है स्टॉकिंग जो है जब भी हम, हाँ स्टॉकिंग जब भी हम करेंगे तो कूल आवर्स में, यानी कि ऐसा टाइम पे जब मौसम जो है बहुत ही कूल काम रहे। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग जो कहा जाता है बेटर होता है। लेकिन आप इवनिंग या नाइट्स में भी जो है आप स्टॉक कर सकते हो, नाइट्स में वहां पे जहाँ पे लाइट फैसिलिटीज है, अदरवाइज इवनिंग कहा जाता है, और सबसे बेहतर तो मॉर्निंग ही टाइम होता है। कभी कभी जो है आपको कुछ चीजों को ध्यान देने लायक है। एक कहा जाता है कि एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर आपका टाइम, ये जो वन डिसएडवांटेजेस है दैट इज अ रेयरेस्ट केस, एक एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है, इसको जनरलाइज नहीं समझोगे, एक्सेप्शन मान लो अगर आपके पॉन्ड में प्लैंक्टन्स ब्लूम बहुत ज्यादा है, ठीक है प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग में एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जो है आपका जो पूरा नाइट है आपका, उसमें जो भी फिशेस था, जो भी उसमें पॉन्ड में पहले से ऑर्गेनिज्म थे, वो प्लैंक्टन्स था या एल्गी था, व्हाटएवर जो भी था, वो पूरी रात उसने ऑक्सीजन कंज्यूम किया। वो दिन में जाकर के सनलाइट में ना फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पूरी रात तो उसने ऑक्सीजन यूज किया। अगर अल्गन प्लैंक्टन ब्लूम्स बहुत ज्यादा हुआ तो अर्ली मॉर्निंग जो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल होगा वो बहुत कम हो सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पॉन्ड में अगर बहुत ज्यादा प्लैंक्टन ब्लूम्स है तो आपका जो ब्लूम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन अर्ली मॉर्निंग में बहुत कम हो सकता है। उस केस में आप एरेशन करके उसके बाद स्टॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन लेवल जो है वापस से ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके एक मिनट। अरे प्रिया बोलती नहीं है। तो आपका क्या है कि इस तरीके से आप उसमें जो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा जो है आप
एरेटर यूज करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हो, देन आफ्टर स्टॉप कर सकते हो। इवनिंग के टाइम में भी कभी कभी डिसएडवांटेजेस क्या रहता है कि कभी कभी जो है वाटर टेम्परेचर स्टिल जो है वाटर का बहुत हाई रहता है, ठीक है। पानी को जितना टाइम लगता है ठंडा गर्म होने में, उतना ही टाइम लगता है ठंडा होने में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि अगर पॉन्ड का जो पानी है उसका इवनिंग के टाइम में कई बार जो होता है वो गर्म होता है, तो उस केस में आप नहीं छोड़ोगे, आप वो देखोगे पॉन्ड का पानी चेक करोगी कि स्टिल उसमें पानी जो वाटर टेम्परेचर है वो हाई तो नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में अगर आप छोड़ते हो तो वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी स्टॉक जो फिश करोगे और फिर मोर्टेलिटी होगी। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग कुछ भी अगर छोड़ रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना है। नाउ स्टॉकिंग मैनेजमेंट में सिलेक्शन ऑफ द स्पीसीज, स्टॉकिंग टाइम, आपका मोनोकल्चर कर रहे हो या पॉलीकल्चर, ठीक है, क्या स्टॉकिंग डेंसिटी है, तो ये सारी चीजें जो है आपको स्टॉकिंग मैनेजमेंट के दौरान देखने मतलब ध्यान देने लायक है कि कैसा स्पीशीज सिलेक्शन करना है। स्पीशीज का जो अगर मान लो आप पॉलीकल्चर कर रहे हो तो कौन सी स्पीशीज एक दूसरे के साथ कंफर्ट में है उनको लेकर के करना है। स्टॉकिंग टाइम आप मॉर्निंग कर रहे हो, इवनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। स्टॉकिंग डेंसिटी आप कितना रखने वाले हो, आपका पॉन्ड किस में आप करने वाले हो, ठीक है, आप मोनोकल्चर करने वाले हो या पॉलीकल्चर करने वाले हो। इन सब चीजों के दौरान जो है आप चाहे जो भी करो, एक्लेमेटाइजेशन तो आपको करना ही करना है स्टॉकिंग के टाइम पे, ठीक है। उन सबसे पहला स्टेप तो एक्लेमेटाइजेशन ही है। उसके बगैर अगर आप डायरेक्ट स्टॉक करते हो तो फिशेज जो है आपकी मोर्टेलिटी होगी फिशेज में और बहुत सारा जो है लॉस होगा आपका। नाउ स्टॉकिंग मैनेजमेंट, तो आपका जो है यहाँ पे एक मतलब एक टेबल है, इसमें आपका नर्सरी, रियरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड जो है आपका उसका दिया हुआ है। स्टॉकिंग स्टेज जो आप नर्सरी पॉन्ड में जो स्टॉक करते हो दैट इज स्पॉन, हम स्पॉन से फ्राई तक लेके जाते हैं। रियरिंग में फ्राई को स्टॉक करते हैं और फिंगरलिंग साइज तक लेके जाते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग साइज को स्टॉक करते हैं और टेबल साइज या एडल्ट साइज तक या मार्केटेबल साइज जिसको कहते हैं वहां तक उसको ग्रो करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है यार, इससे ज्यादा मैं अभी जोर से नहीं बोल सकती। अभी आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है मैम, आ रही है मैम, आ रही है। यस मैम। ओके। नाउ क्वांटिटी जो है नर्सरी पॉन्ड में आप 1 से 10 मिलियन जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से छोड़ सकते हैं। रेयरिंग पॉन्ड में 2 से 3 लाख, आपका स्टॉकिंग पॉन्ड में 5,000 से 10,000 इस रहता है। पीरियड ऑफ कल्चर इसमें जो नर्सरी पॉन्ड में 2 से 3 वीक में आपका स्पॉन जो है फ्राई साइज तक आ जाता है, आप उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। रियरिंग पॉन्ड में 3 महीने के अंदर फ्राई जो है फिंगरलिंग साइज तक का आ सकता है, देन आफ्टर उसको स्टॉकिंग पॉन्ड में ले जाके स्टॉक कर सकते हो। फिंगरलिंग साइज जो है आप छोड़ोगे तो वो 7 से 8 महीने में टेबल साइज या मार्केटेबल साइज जो कहते हो उस साइज की आ जाएगी, उसके बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉकिंग जिस समय करते हो जनरलाइज्ड है ये, ठीक है, हो सकता है इससे कम या ज्यादा भी हो जाए, ये लमसम है, मतलब लाइक ये जनरलाइज्ड। मैम अभी भी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? आ तो रही है। आ रही है मैम। हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू रहा हो तो इसलिए उनको पर्टिकुलरली आवाज नहीं आ नेटवर्क रही। प्रॉब्लम ही होगा इसलिए। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम जो नर्सरी पॉन्ड में स्टॉकिंग करेंगे वो नियर अबाउट 5 mm साइज है। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली आपको 5 mm मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा। कभी भी आप जो मान लो फिश मतलब फ्राई अगर लेके आ स्पॉन लेके आ रहे हो, जनरली नहीं है कि सारे आपको 5 mm के मिलेंगे, ठीक है, कुछ 5.5 मिल सकता है, कुछ 4.9 मिल सकता है, कुछ 3.8 मिल सकता है। तो लमसम वैल्यू जो है आपका 5 mm जो है ये जनरलाइज्ड टर्म है, ठीक है, स्टॉकिंग साइज स्पॉन का जनरली। और रियरिंग में 30 mm, स्टॉकिंग पॉन्ड में जो आप फिंगरलिंग साइज होता है जनरली 100 to 120 कहते हैं, 150 mm का भी होता है। हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्ट जब करोगे उस समय लगभग साइज जो है आपका 0.15 से लेकर 0.75 ग्राम तक आ जाता है। रेयरिंग में 15 से 40 ग्राम और स्टॉकिंग पॉन्ड में लगभग जब आप हार्वेस्ट करोगे तो 1 kg मिलेगा। ये नहीं है कि आप इसको पर्टिकुलरली स्टिक मत हो जाना कि इतना ही साइज मिल सकता है, ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है, ये जनरलाइज्ड टर्म है। ओके, आर यू गेटिंग मी ना? बहुत सारे देखो आप जब पढ़ोगे ना, एक चीज आपको बता दूं कि आपको जब एक्वाकल्चर में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जो पैरामीटर्स है वाटर क्वालिटी की, उसके रेंजेस भी आपको बहुत जगह बहुत कुछ मिलेंगे। तो आप पर्टिकुलरली जो है स्टिक मत होना कि हाँ इतना ही होता है, वो वैरी कर सकता है, बिकॉज दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। व्हेन यू विल गो टू द फील्ड यू विल गेट अनदर थिंग। ओके,
तो इसीलिए आप जो अगर मान लो आपको क्वेश्चन के आंसर कर रहा है तो यू विल फॉलो द वॉट एवर इज रिटन इन द हैंड बुक। ओके, आपको बहुत जगह बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन जो चीजें आपको ऑथेंटिक बुक पे मिल रही है उसी को आपको फॉलो करना। ठीक है, ये वैल्यूज जो है जितने भी पैरामीटर्स के ये फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए ये रेंजेस में रहते हैं, पर्टिकुलरली अप्रॉक्स वैल्यू कहीं मेंशन नहीं रहता। ठीक है, नाउ द पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। आपको पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट के दौरान क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहला है फीडिंग, पीरियोडिक फर्टिलाइजेशन, हेल्थ मैनेजमेंट। आपको जो है आपने स्टॉक कर दिया, ठीक है, स्टॉकिंग करने के बाद उसको फीड भी तो करना है, और आपका जैसे कि उसमें नेचुरल प्लैंक्टन्स ऑलरेडी है, ठीक है, तो नेचुरल प्लैंक्टन्स को जो वो खाएगा धीरे धीरे उसका नंबर कम होता जाएगा, तो इसलिए उसको पीरियोडिक फर्टिलाइजेशन करना जरूरी है। आप ऑर्गेनिक मैन्योर या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालोगे तभी तो ये जो है पॉन्ड में प्लैंक्टन्स का जो नंबर है, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूओप्लैंक्टन्स का नंबर वो मेंटेन रहेगा, ताकि उसको खाने की कभी कमी ना हो, वरना वो खाते जाएंगे और धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। इसलिए उस फर्टिलाइजेशन, पीरियोडिक फर्टिलाइजेशन करते रहना चाहिए ताकि प्लैंक्टन्स कभी खत्म ना हो। ठीक है, और दूसरी बात है हेल्थ का मॉनिटरिंग करना। हेल्थ भी आपको देखना पड़ेगा, सैम्पलिंग करके आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कहीं उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, उसका कुछ स्विमिंग बिहेवियर में चेंजेस तो नहीं आया, उसको किसी भी कभी भी मछली को कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले वो अपना खाना छोड़ता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, हमारी भी जब तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले हम खाना जो है नॉर्मल जो हमारी खुराक होती है उससे हम कम खाते हैं या नहीं खाते हैं। वैसे ही फिशेस भी है, फिशेस अगर बीमार पड़ती हैं तो सबसे पहले फीडिंग जो दोगे वो फीड ठीक से नहीं करेगी। ठीक है, तो इस चीज को गौर करना। नाउ सप्लीमेंट्री फीडिंग। मान लो ऐसा फिश मतलब ऐसा पॉन्ड जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने स्टॉकिंग कम कर रखा है जैसे एक्सटेंसिव वगैरह, तो उसमें क्या है कि आपका जो नेचुरल प्लैंक्टन्स है दैट इज सफिशिएंट फूड फॉर देम, वो काफी रहता है। लेकिन आप जैसे जैसे आपका जो है स्टॉकिंग बढ़ाते जाते हो, एक्सटेंसिव से इंटेंसिव की तरफ जाते हो, वैसे वैसे स्टॉकिंग डेंसिटी भी बढ़ती है। स्टॉकिंग डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ जो फिशेस आपने स्टॉक किया है वो बढ़ा है, तो आपको ये नेचुरल फूड जो होते हैं वो इनफ नहीं होता है, उनका खाने के लिए काफी नहीं पड़ता, तो हम बाहर से एक्सटर्नल सप्लीमेंट्री फीड देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है व्हेन पिग्स आर स्टॉक्ड एट हाई स्टॉकिंग डेंसिटी, नेचुरल फूड जो है थ्रू फर्टिलाइजेशन, जो हम फर्टिलाइजर यूज करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मैन्योर वगैरह है वो सब करके जो फर्टिलाइजेशन करते हैं और प्लैंक्टन्स की नंबर को बढ़ाते हैं या मैन्योरिंग करते हैं, वो नेचुरल फूड जो है यानी जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन इनफ नहीं होता है, उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है और वो ठीक तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्री फीड प्रोवाइड करते हैं। कॉमनली जो सप्लीमेंट्री फीड देते हैं वो राइस ब्रांड या व्हीट ब्रांड जो होता है उसको ऑयल केक, यानी ऑयल केक मतलब यानी ग्राउंडनट ऑयल केक, मस्टर्ड ऑयल केक या कॉटन सीड केक या अदर केक्स होते हैं, उनका रेशियो यानी कि व्हीट ब्रांड का रेशियो अगर 1 है, यानी मान लो अगर हम 10 ग्राम राइस ब्रांड मिला रहे हैं तो 10 ग्राम आपको ग्राउंडनट ऑयल केक या मस्टर्ड केक या कॉटन सीड केक या अदर कोई केक है उसको मिलाना होगा और उस दोनों का 1:1 रेशियो करके मिक्सचर प्रिपेयर करना होगा और वो हम एज ए सप्लीमेंट्री फीड देते हैं। ग्राउंडनट ऑयल केक मतलब जैसे आप नहीं कहते हैं जैसे गाय वगैरह को देते हैं बादाम की खली या कहते हैं ना वो मस्टर्ड जो क्या उसको बोलते हैं सरसों की खली वगैरह जो होती है, ठीक है, गाय वगैरह को भी देते हैं, तो हाँ वही जो हो गया उसका रेशियो आपको समान करके जो है मिक्सचर प्रिपेयर करना होगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फीड टू गेट बेटर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट, अगर आप अपने फिश का और अच्छे से प्रोडक्शन चाहते हो कि और ज्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छे से ग्रोथ हो, तो इस जो क्वालिटी ऑफ फीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक्स्ट्रा चीजें भी, इंग्रेडिएंट भी ऐड करते हैं। उसके तौर पे क्या ऐड करते हैं, फिश मील, आपका जो अनवांटेड फिशेस है जिनको कॉमर्शियली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो छोटी मोटी जो लोकली अवेलेबल है फिशेस, उनका जो है पाउडर फॉर्म में फिश मील तैयार करते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग, फिश मील इज नथिंग, इट इज अ पाउडरी फॉर्म ऑफ द फिशेस। फिश को सुखा के ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में जो रखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फिश मील, आप वो ऐड कर सकते हैं। सोया फ्लोर जो है आपका सोयाबीन का जो, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो
विटामिन मिनरल का मिक्सचर ऐड कर सकते हैं उस फीड में, ताकि क्वालिटी ऑफ फीड जो है वो इम्प्रूव कर सके और जो फिश का ग्रोथ है वो और अच्छे से हो सके और अच्छा से प्रोडक्शन हो सके। द फीड मिक्सचर इज जनरली मिक्स विद एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ वाटर। उसको क्या करते हैं, फिर ये सारा जो इंग्रेडिएंट है वो मिक्सचर को हम पानी के साथ पूरी तरह से मिला के, जैसे आटे को गूंद के डफ बनाते हैं, सेम उसी तरह से इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स है इसको मिक्सअप करके पानी के साथ मिला के एक डफ तैयार करना है। ठीक है, उसको चाहो तो बॉल का शेप, एक गोला शेप में दे सकते हो, या केक बना करके पॉन्ड में आप डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो बहुत सारे ना फीडिंग ट्रे होते हैं, चेक ट्रे टाइप का होता है आपके, एल्युमिनियम्स के, बांस के बने हुए ट्रे वगैरह होता है, जिसको हम पॉन्ड के नीचे डालते हैं। तो उसमें ये जो आपका बॉल है, डफ से आप छोटा छोटा बॉल बना के या केक बना करके उस ट्रे में डाल सकते हो और पॉन्ड की जगह जगह पे आप डाल सकते हैं ताकि उसको फिशेस खा सके। फीडिंग रेट्स वैरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फिशेस। आपका फीडिंग रेट कितना है वो डिपेंड करता है आपकी फिश के साइज के ऊपर, और वो वैरी करता है जैसे जैसे। अच्छा ये बताओ कि बड़ी साइज की फिशेस की ज्यादा खुराक होगी या छोटी साइज की, बताओ। छोटी साइज की, छोटी वाली। क्यों क्यों क्यों? मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा क्योंकि ग्रोथ ज्यादा होता है। यस मैम, हाँ। ऑब्वियसली जब हम छोटे रहते हैं तो उस समय जो होती है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, और जब हम एडल्ट साइज आ जाते हैं तो रेट भी फर्दर ग्रोथ नहीं होता, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो उस तरफ ज्यादा एनर्जी जाती है बॉडी का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन फर्दर ग्रोथ नहीं होता, इसलिए हमारा जो होता है खुराक धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो कम होती जाती है। ठीक है, सेम फिशेस में भी है। स्पॉन जो है जनरली उनको कहा जाता है कि फीडिंग करनी चाहिए। प्लीज अपना म्यूट कर ले जो भी अपना, शिप्रा म्यूट योरसेल्फ, शिप्रा। हाँ, तो स्पॉन जो है आप उसको जब फेड करते हो तो 8 to 10% ऑफ द बायोमास, मतलब 8 to 10% बायोमास, मतलब कि अगर मान लो 8 to 10% मतलब क्या समझे ऑफ द बायोमास, पहले बताओ। आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, टोटल जो मास, टोटल बॉडी वेट का 8 से 10%। एग्जाम्पल देके समझाओ। जैसे 100 ग्राम का कोई बॉडी है तो उसमें से 8 से 10 ग्राम का हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो 8 to 10% ऑफ द बायोमास, मतलब हो गया कि अगर स्पॉन 100 ग्राम का है, ठीक है, स्पॉन का वेट अगर 100 ग्राम का है तो 8 से लेके 10 ग्राम तक उसको खाना देना है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में उसको 8 से 10 दिन तक देना है। ठीक है, तो आप जो है मान लो अगर पॉन्ड में 100 फिशेज है, ठीक है, और सभी का 1 ग्राम है, हर एक का लगभग 1 ग्राम के आसपास है, तो आप 1 ग्राम इंटू 100 नंबर ऑफ फिशेस, दैट विल बी 100 ग्राम। तो आपको अगर मान लो 8 to 10% है, ठीक है, यानी कि आपका 100 ग्राम का एक स्पॉन के लिए 8 to 10% है, तो आप उस हिसाब से इंटू कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। हाँ, अगर हाँ, तो उस हिसाब से आप इंटू करके मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छे से समझाती हूँ, 100 ग्राम की एक स्पॉन है, उसको 8 से 10 ग्राम खाना देना है। अगर उसमें मान लो और 100 सॉरी उसमें और 100 नंबर की फिशेज है, ठीक है, तो 100 नंबर का जो फिशेज है इंटू एक स्पॉन का जो ग्राम है, यानी मान लो 100, उसका भी 100 वेट है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, दैट विल बी कितना होगा मैम 1 kg, मैम 10,000 होगा। हाँ 10,000 होगा। तो उस हिसाब से आप देखो, जब 100 ग्राम की फिशेस के लिए इतना चाहिए तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा, आप उसको इंटू करके निकालो। नहीं, 100 इंटू 100 कितना, 100 इंटू 100 कितना हो गया? ठीक है, 10,000 होगा 10% है ना। 10,000। आई एम सेइंग कि एक स्पॉन का 100 ग्राम है, ठीक है, और उसमें 100 फिशेस भी है, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000 हुआ ना। नो मैम, हम वो फीडिंग के लिए बोल रहे थे कि वो 1 kg डालेंगे ना। हाँ, वो कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपका जैसे 100 ग्राम के लिए आपने 8 ग्राम डाला,
ठीक है, 8 से 10 ग्राम डाला, मान लो 10 ग्राम मान लो, ठीक है, कि 100 ग्राम के स्पॉन के लिए आपको 10 ग्राम चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 ग्राम इंटू 100 नंबर, दैट इज द 10,000 इंटू आपका कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू, सॉरी हाँ 10,000 इंटू आपका जो है आपका सॉरी एक मिनट, डिवाइडेड बाय 100, हाँ 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 है ना, तो आपका उस हिसाब से आपका रेट निकल जाएगा और 1,000 हुआ, ठीक है, तो आपका जैसे 1,000 आपने डाला, ठीक है, तो 1,000 को आपको एट ए टाइम नहीं देना है, 2 टाइम या 3 टाइम करके उसको बना के देना है। मान लो आपका 1000 है तो 500 ग्राम आप सुबह दोगे, 500 ग्राम आपको इवनिंग टाइम में देना है। ये नहीं कि आपको 1000 जो है आपको फीड जो है उसको 1000 ग्राम जो है एट ए टाइम दे देना है, एक ही साथ नहीं देना है। खाना हम हमेशा क्या 2-3 बार खाते हैं ना, कम से कम 3 बार तो खाते ही है, तो ऐसे ही फिशेस को कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स आपको देना होता है। तो आपका जो 1000 जो ग्राम का जो फीड है आपको देना है स्पॉन को, वो आपको 500 ग्राम सुबह देना होगा, 500 ग्राम शाम में दे सकते हैं। चाहे तो उसको 3 रेशियो में बना करके इक्वल 3 रेशियो में देके आप 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, या फिर आप चाह सकते हैं तो 7-8 बजे के आसपास एक दे दो, 3-4 बजे के आसपास एक दे दो, और फिर 8 से 9-10 के बीच में एक बार दे दो, मतलब 2 टाइम दे सकते हो मिनिमम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाँ बोलो मैम, टोटल फीड अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो नंबर ऑफ फिशेस इनटू बॉडी मास करेंगे ना? हाँ क्या कितने, बस यही फॉर्मूला नहीं अगर जैसे हम देखो, अगर उसको सिंपल है ना, जैसे आप मान लो, अच्छा चलो ठीक है, हम 100 ना मान करके मानते हैं, ठीक है, ये जो स्पॉन है 8 से 10 ग्राम का मतलब हो गया कि आप अगर 100 ग्राम का स्पॉन है, एक स्पॉन 100 ग्राम का है, तो उसको 10 ग्राम खाना दे रहे हैं, ठीक है, उस स्पॉन में वैसे और 100 स्पॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिशेस का वेट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, यानी आपका कितना हो जाएगा 10,000 हुआ ना, समझ में आ रहा है? यस और नो, ठीक है, तो आपका 100 ग्राम के लिए 10 ग्राम मान लो फीड दे रहे हो, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो गया 8/100, ठीक है, तो ये 10,000 के लिए कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 है ना, तो आपका 1 कितना हो जाएगा 800। अगर हम 8 ग्राम लेते हैं, अगर हम 8 ग्राम लेते हैं, अगर 10 ग्राम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा 10,000। हाँ, तो उसी तो जो भी आपका जो भी वैल्यू आया, ठीक है, जो भी आपका वैल्यू आया दैट विल बी द टोटल फीड वी हैव टू गिव टू द स्पॉन, ठीक है, तो जितना भी आपका फीड आया ना उसको इक्वली डिवाइड करके सुबह और शाम के टाइम में आपको देना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 8 to 10% का मतलब हो गया सिंगल स्पॉन के बारे में, लेकिन उस स्पॉन में तो आपको बहुत सारे स्पॉन होंगे ना, तो उसको तो इंटू करना ही पड़ेगा, है ना? यस मैम। तो इसी तरह से आपका क्या है कि स्पॉन को है जनरली 8 से 10% जो है खाना दिया जाता है, फीडिंग रेट उसका होता है, ठीक है। While fry when stocked in rearing pond up to fingerling stage, अब आपका जैसे ही फिंगरलिंग स्टेज पे आते हो तो उसका फीडिंग जो होता है 6 to 8% हो जाता है, ठीक है। और जब हम ग्रो आउट पॉन्ड में जब इनिशियली देते हैं फिंगरलिंग को, तो उस समय क्या करते हैं 5% डालते हैं फीडिंग, 5% के हिसाब से, यानी कि स्पॉन रहेगा तो 8 से 10%, फ्राई स्टेज के लिए 6 to 8%, और जैसे ही फिंगरलिंग स्टेज आता है तो 5% इनिशियली, और जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसकी फीडिंग रेट रिड्यूस होकर 2 to 3% रह जाती है, यानी कि टेबल साइज आते आते यानी मार्केट